कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। कभी हमारे सीवरेज का पानी, कभी हमारे दरियाओं का पानी, कभी हमारी नहरों का पानी, तो कभी हमारे समंदर का पानी। पानी जहाँ पर भी हो, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो नदी नालों का हो, या चाहे वो बर्फ़बारी का हो, हम हमेशा पानी को ज़ाया करते हैं। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं। अपनी ज़िंदगी को हमने कितना सस्ता ले लिया है। हम कोई भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नल चलाते हैं, पानी वो सीवरेज का आ रहा होता है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हम अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं करते, बच्चों की ज़िंदगियों की फ़िक्र नहीं करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा है, हमारे जिस्म का जो 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे डील करना है। आइए आज इसी मौजूद पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ साहब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। मैं मौजूद है डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ साहब के साथ, कस्बा गुजरात के माया नाज डॉक्टर और पहले डॉक्टर जो इंटरनेशनल लेवल पर खिदमत करें इंसानियत की, फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या कभी आपने या हमारे एक लेवल पर, जैसे इनकी मेडिसिन लेवल, डॉक्टर लेवल पर, बाकी कस्बा गुजरात या गिरदो नवा के पानी के हवाले से कभी कोई ऐसे ट्रीटमेंट हुआ है कि पानी की हम क्लीनिंग कर सकें या पानी की टेस्ट चेंज कर सकें और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें कि पानी को हम कैसे इस्तेमाल करें और ये जो अनप्योर वाटर है इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच अरशद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एक बड़ा क्रिटिकल एक टॉपिक को फोकस किया आज की डिस्कशन के लिए। जहाँ तक है ना पानी की बात, वो हमारा जो कम्युनिटी है कस्बा गुजरात की, या इवन हम अगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की बात भी करें, ये तो बहुत ही बैकवर्ड उसमें पोजीशन पे चली जाएगी बात। हमारा तो कंट्री लेवल पे, मेगा लेवल पे, यानी कंट्री लेवल पे भी वाटर सैनिटेशन की और प्योर वाटर की हमारे पास बहुत सारा फुकदान है। और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो हमारे पूरे मुल्क में ही, स्पेशली हमारे इस एरिया में तो अंडर डेवलप्ड एरिया में, ख़ासतौर पे मुजफ्फरगढ़ में, कस्बा गुजरात में, और स्पेशली फिर सैलाब के बाद, जो सैलाब था 2010 का, उसके बाद तो पानी की बहुत ही सूरत हाल ख़राब है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ बीइंग डॉक्टर कि हमारे पास कोई, मेरा ख्याल है कि 40% से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं उनकी वजह से आते हैं। और एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जो पुअर कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जैसे मुल्क हैं, हमारे जैसे जो एरियाज़ हैं, उसमें एक फैमिली को अपनी इनकम का 10% सिर्फ जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है गंदे पानी की वजह से, साफ़ पानी ना मिलने की वजह से, 10% इनकम का उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है दवाइयों के ऊपर। जहाँ तक है कि हमने कस्बा लेवल पे, या मैंने अपने लेवल पे, या हमने अपनी सोसाइटी के लेवल पे कोई वाटर की कोई हमने टेस्टिंग कराई हो, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी नहीं लिया गया। कम से कम सोसाइटी लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी सूबाई लेवल पे ऐसा हमारे एरिया के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव अभी तक नहीं लिया गया। नाज़रीन, आपको बता दें डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही कि हमारी जितनी भी बीमारियां आती हैं, डॉक्टर साहब के पास डेली जितने भी पेशेंट आते हैं, उनमें से 40% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पानी की वजह से बीमार हुए होते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि एक तो हम यानी कि जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, हमारे पेट का ख़राब हो जाना, गुर्दों में मसला आ जाना, ये तो हम आम ज़बान में समझते हैं कि पानी की खराबी की वजह से हो। कोई ऐसी बीमारी जो पानी की वजह से हो लेकिन हमें आम लोगों को पता ना हो? जी, जो पानी की ख़राबी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं ना, उसको अगर हम कैटेगराइज़ करें तो हम इसको 3-4 कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो जो आम लोगों को पता है कि इसकी वजह से पेट की खराबियाँ होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो लोगों को आम आदमी को नहीं पता। मसलन मैं बताता हूँ, बैक्टीरियल डिजीज़ में टाइफाइड फीवर जो है वो भी इसी पानी, साफ़ पानी ना मुहैया होने की वजह से और सैनिटेशन बेहतर ना होने की वजह से हो सकता है, होता है, बल्कि हो नहीं सकता, होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, वो भी साफ़ पानी मुहैया ना होने की वजह से होता है। स्किन की बीमारियां हैं, अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा कि कान यहाँ से पक जाते हैं बाहर से, उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। अच्छा, इसी तरह स्किन की बीमारी जो स्केबीज़ है वो भी किसी हद तक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। एक प्लेग्रा डिजीज़ है, वो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। बहुत सारी बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, इसको हम 3 कैटेगरीज में मेडिकली डिवाइड करते हैं, जो पानी की ख़राब पानी की वजह से पैदा हो सकती है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी पानी की वजह से होती हैं। तो
यकीन डॉक्टर साहब, पानी एक हमारा बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से आप देखें 40% इनकम जो है 10% जो है वो पानी की वजह से आ रहा है। 10% इनकम एक बहुत बड़ा फिगर है जी, जो जी। पानी की बीमारियों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो जो 10% हमने स्पेंड करना है उसकी वजह हम 1 या 2% स्पेंड करके हम वाटर को प्योर कर लें। देखें, इसमें जो है ना आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम अब कैटेगराइज करेंगे। एक तो पर्सनल लेवल पे आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी घर का फर्द, घर का बड़ा, घर वाले अपने लेवल पे पानी को साफ़ कर सकते हैं। उसकी 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो है आप उसको बॉयल करके पी लें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके आयोडीन उसमें ऐड करके ना, आयोडीन के टैबलेट्स मिल जाती हैं, वो ऐड करके उसको साफ़ हो जाता है। क्लोरीन के ड्रॉप्स मिलते हैं, वो ऐड करने से हो जाता है। चौथा जो हम घर पे कर सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे जो हम कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं पानी को, जो फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर घर पे छोटे फिल्टर लगा सकते हैं, माइक्रो फिल्टर जिसको कहते हैं। इसको अगर हम सोसाइटी के लेवल पे लेके आएंगे, फिर ये गवर्नमेंट्स का, म्यूनसिपल कमेटी का, तहसील काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का रोल बनता है। और ये जो इतने सारे हमारे इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका रोल बनता है कि फिर हम मेगा लेवल पे वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स हम लगाएं, जिसकी वजह से लोगों को साफ़ पानी मुहैया हो सके। तो ये इसको हमने 2 में कैटेगराइज कर दिया, एक पर्सनल लेवल पे और एक गवर्नमेंट के लेवल पे या NGOs के लेवल पे। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये होगा कि हम कोशिश करके या इंडस्ट्रीज के ताउन के साथ हम एक प्योरिफिकेशन प्लांट को लगा लेते हैं, तो क्या वो प्योरिफिकेशन प्लांट जो होगा वो सिर्फ वाटर को फिल्टर कर देते हैं? मैं मिसाल एक देता हूँ कि जैसे हम चन्नी में छान लेते हैं उसमें, लेकिन उसमें जैसे आपने कहा बैक्टीरियल डिजीज़ भी आ रही हैं, तो क्या वो स्टैंडर्ड के होंगे कि उसको कि वो पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह उनका खात्मा कर? देखिए, पानी को प्योर करने के लिए सिर्फ बैक्टीरियाज का खात्मा करना ही ज़रूरी नहीं है। पानी को में प्रॉपर मिनरल होना, पानी में प्रॉपर उसके साफ शफाफ होना, ये भी उसकी ज़रूरत है। इसी तरह उसकी क्लोरीनेशन होना भी ज़रूरत है। जो आजकल लेटेस्ट फिल्ट्रेशन प्लांट्स आ रहे हैं, उसमें ये तीनों पहले वो फ़िल्टर करते हैं और माइक्रो लेवल पे जाके फ़िल्टर करते हैं, फिर उसकी आयोडीन ऐड होती है उसमें, फिर उसमें क्लोरीनेशन होती है। तो जो लेटेस्ट किस्म के अगर हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं उसमें ये चीज़ें। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया, 2 अलग चीज़ें हैं। पानी को फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन वाटर एक अलग चीज़ है और मिनरल वाटर एक अलग चीज़ है। हमें ज़रूरत है डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, हमें मिनरल वाटर की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ वो जो फिल्टर किए हुए पानी की हमें ज़रूरत। इसको मिनरल वाटर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेल्दी वाटर की ज़रूरत है हमें। हेल्दी वाटर में फिर मैं आपसे उसको रिपीट करता चलूँ, उसका कलरलेस होना, उसका प्योर होना, उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी वो होना, ऑर्गेनिज्म से पाक होना, यानी जरासीम से, बैक्टीरिया से और वायरसेस से पाक होना। ये तीनों चारों चीज़ें होंगी तो हम उसको प्योर ड्रिंकिंग वाटर कहेंगे। इसको पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं, ड्रिंकेबल वाटर भी कहते हैं इसको। सर कलरलेस होना हमें समझ साफ शफाफ होना चाहिए। जो पानी थोड़ा सा आपको पीला नज़र आएगा या उस कलरलेस नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, इसका मतलब है उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। तो कलरलेस को कहते हैं कि साफ शफाफ पानी होना चाहिए। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये मालूम कर रहा था कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी को जो है सर्व किया है और माशाल्लाह यहाँ पर भी आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और आपने काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को की हैं। तो क्या अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम कौन से अब स्टेप्स उठा सकते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि पानी के साथ हम कैसे ट्रीट करें? ये आप क्या सोचते हैं कि किस लेवल पर जाके, आपने तो माइंड सेट लोगों का देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपकी लोगों के साथ डीलिंग होती है डेली बेसिस पर, तो हम कैसे उनमें अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं? देखिए, किसी भी उस पर इस टॉपिक पे अवेयरनेस के लिए सबसे पहले जो है ना, लिटरेसी लेवल पे बात करनी पड़ेगी हमें कि अगर एरिया में लिटरेसी लेवल, तालीम का रुझान या लोगों को समझने का, बातों को समझने का, सीखने का रुझान होगा तो फिर आप अवेयरनेस की बात करेंगे। जब अवेयरनेस की बात आती है तो अवेयरनेस फिर इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होके और कम्युनिटी लेवल पे जाती है। यानी अब मैं फ़र्ज़ करें, मैं बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए फिजिशियन, मैं अवेयरनेस अपने क्लिनिक में बैठ के भी लोगों को देता रहता हूँ और दे सकता हूँ कि पानी को हमने कैसे कैसे यूज़ करना है, सैनिटेशन कैसे रखनी है, अपनी हाइजीन को कैसे बेहतर करना है। जहाँ तक आएगी कम्युनिटी लेवल पे बात, उसमें फिर आप जैसे लोगों का, सोशल मीडिया का, अच्छा हमारे पॉलिटिशियंस का, इन सारे लोगों का, जो लोग सिस्टम में मौजूद हैं, उन सारों का रोल बनता है कि हम अपने लेवल से लेके और कम्युनिटी लेवल तक माशरे में सारों में लोगों में कम से कम सेफ़ वाटर सप्लाईज़, उसके बाद सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन का हम लोगों को बताते रहें। दूसरा तरीका है स्कूल्स हैं। स्कूल सबसे बेहतरीन ज़रिया है क्योंकि स्कूल वो एज होती है जिसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और पिकिंग बहुत अच्छी होती है बच्चों की। स्कूल में हम अपनी कोई कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। हम भी डॉक्टर जाके स्कूल में अपनी कैंपेन, और मैं करता भी रहता हूँ,
बच्चों को हम अवेयरनेस देते भी रहते हैं। तो स्कूल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए, हमारा जो न्यूज़पेपर्स हो गए और हमारा प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ये सारा वो मीडियाज़ हैं जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों में। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक जो पर्सनल क्वेश्चन है पूछना चाह रहा था कि हम नेशनल लेवल की बात नहीं करते हैं, हम अभी फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने जो गिरदो नवा है हम इन लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। ठीक है, इन लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। तो आप ये बताइए कि हमारा एक तो सैलाब आया था, उसकी वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ख़राब हो गया। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं जो पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं? देखें, आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सैलाब से भी पहले हमारे पास इंडस्ट्रीज़ आई थी। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है? एक तो उनकी एयर पोल्यूशन के साथ साथ उसकी वाटर पोल्यूशन कैसे होती है। गुजरात, फर्स्ट ग्राम गुजरात को ही लेते हैं। गुजरात एक टाउन था, छोटा सा विलेज था, 6000 लोगों की फर्स्ट ग्राम उसकी कैपेसिटी थी, उसके रिसोर्सेज थे। इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद उसमें लोग आ गए, 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आ गए, इन्वेडर्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए, उसके बाद जनाब कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, लेबर आ गई। तो उसकी वजह से जो हमारी सीवरेज सिस्टम ने, जो हमारे सैनिटेशन सिस्टम ने 6000 लोगों को बियर करना था, वो 1.5 से 2 लाख लोगों को बियर करना शुरू होगी, जिसकी वजह से चौक होना शुरू होगी। जब चीज़ें चौक होती हैं, अंडरग्राउंड चीज़ें जो भी हमारे पास सीवरेज का जो भी सिस्टम है, ओपन है या अंडरग्राउंड है, जब वो चौक होना शुरू होंगे ड्यू टू ओवरलोड, तो ये ओवरलोड एक उसकी मेन वजह होगी। और ओवरलोड की वजह क्या हुई? इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो ये मेन काज तो सैलाब से पहले भी इंडस्ट्रीज़ ही हो गई थी। अच्छा, दूसरा सैलाब हो गया। तीसरा, ये जितनी भी हमारी ये शुगर मिल्स हैं, इनकी और जो इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, इन सारों की ड्रेनेज, इन सारों का जो वेस्ट है वो जा रहा है उसमें कैनाल्स में। कोई जनाब सेम नाली में जा रहा है, कोई किसी और कैनाल में जा रहा है। कैनाल का वाटर भी सीपेज होकर फिर एरियाज़, नियर बाई एरियाज़ में आता है, जिसकी वजह से वो पोल्यूटेड हो जाता है। तीसरी वजह, चूँकि हमारी सफाई सुथराई, हमारी सैनिटेशन गलियों की, रोड्स की, सड़कों की ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो पानी स्टक होने के बाद भी डाउन जाता है, डाउन जाता है, फिर वहाँ से सीप होके हमारे उसी वाटर में ही कंटेमिनेशन हो जाते हैं जो हम पी रहे होते हैं नलकों से निकाल के। तो ये 2-3 काजेज़ हैं जो मेन रीज़न है हमारे यहाँ। तो ये तो वाकई बहुत बड़ी रीज़न है। मैं तो ये समझ रहा था कि हमारे जो गली मोहल्लों के सीवरेज का वाटर रहता है सिर्फ इसी की वजह से पोल्यूट हो रहा है, लेकिन आपने जो रीज़न बनाए हैं वाकई बहुत बड़ी रीज़न है। और इनको तो ओवरलोड जो है ना, वो मेन रीज़न है असल में हमारी खासतौर पर कस्बा गुजरात की। डॉक्टर साहब, मैं एक वाटर टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर की, तो उसमें आर्सेनिक का एक उन्होंने दिया हुआ था कि इनकी जो मिकदार है वो ओवर देन 400 है पर पार्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए और ये क्या चीज़ है, इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है? आर्सेनिक के हेल्थ के ऊपर जो हैज़र्ड्स हैं वो सबसे पहले उसके सांस की बीमारियां हैं, फिर उसके बाद आपके बोन्स की डिजीज़ हैं, आपके इंटेस्टाइन की बीमारियां हैं, और अल्टीमेटली कैंसर भी हो सकता है आर्सेनिक से अगर ज़्यादा मिकदार में चला जाए। अच्छा, उसका जो टेस्ट की रिपोर्ट में जो आर्सेनिक ज़्यादा आ रहा है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही सारे इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है, जो मैंने अभी बात की कि वेस्ट जा रहा है उसमें कैनाल्स में, और कैनाल से वो सीप होकर फिर जब पानी बाकी ड्रिंकिंग वाटर जिसका हम कह रहे हैं, जब उसके साथ कंटेमिनेट होता है तो आर्सेनिक की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसकी भी मेन रीज़न फिर यही बनेगी, इंडस्ट्रीज़ बनेगी, अर्बनाइजेशन बनेगी इसकी। क्या मैं आर्सेनिक को आम सादा अल्फाज में स्लो पॉइजन या एक जहर की कम मिकदार कह सकता हूँ? जी, कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, इसको हम जहर कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसने जहर बन के ही इंसान को नुकसान देना होता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि आप डिफरेंट वर्कशॉप्स करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप बड़ा बिजी आपका शेड्यूल होगा, तो हम भी अपनी मदद के तहत मुख्तलिफ स्कूल्स में जाते हैं, कुछ वर्कशॉप्स करते हैं अवेयरनेस के हवाले से। तो मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि जब कभी हम हेल्थ के हवाले से कोई वर्कशॉप करेंगे तो आपको दावत भी दूँगा और आपसे क्वेश्चन भी करूँगा कि आप हमारा साथ देंगे इस मामले में। देखिए, मेरा तो पहले से ही स्लोगन यही है, सोच को बदलो, बदलेगा ज़माना। तो जब हम, और सोच बदलने का सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड एज में होता है, स्कूल एज में होता है। तो अगर ये आप शुरू कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मेरी तो इसमें, बल्कि मैं कहूँगा मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करके और बच्चों में अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम हम कर सकें, ताकि बच्चों के, हमारे एरिया में जो बच्चों की हेल्थ है वो बेहतर हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक मेंटल लेवल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, आपने हमारे एरिया को बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, और आपकी जो पब्लिक डीलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हम ये जो हमारा इनके पानी की पोल्यूशन का जो हमारा मसला आ रहा है, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है। हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इस मसले से बाहर तो आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं?
देखें, पानी से रिलेटेड जितनी भी मसाइल हैं, ख़ासतौर पे जितनी भी बीमारियां हैं, उनसे निपटने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो सेफ़ हाइजीन प्रैक्टिसेस की हमें अवेयरनेस भी करवानी पड़ेंगी, वर्कशॉप भी करवानी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि सेफ़ हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं क्या। हैंड वाश अभी तो हम सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन उसके अलावा भी जितनी बीमारियाँ हैं, जितनी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, वो सारी सेफ़ जो हैंड हाइजीन है उसकी वजह से ठीक हो जाती हैं, बल्कि उससे मिनिमाइज़ होती रहती हैं। दूसरा है सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस। सिर्फ पानी की सप्लाई ही मैटर नहीं करती, जो सैनिटेशन है जिसको हम सीवरेज सिस्टम कहते हैं, जब तक सीवरेज सिस्टम इलाके का ठीक नहीं होगा उस वक्त तक ये पानी स्टक होकर दोबारा सीपेज करता रहेगा, और हम जितने मर्जी फिल्टर प्लांट लगाते रहें, फिल्ट्रेशन प्लांट, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आएगा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात है। फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स हैं जितने भी हैं, और वो मेरा ख्याल है कि गुजरात में कम से कम 8 से 10 होने चाहिए। जितनी गुजरात की आबादी है 8 से 10 होने चाहिए, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन से भी हट के, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारी बैक साइड पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पार्को के नाम से, इसी तरह हमारे 24-25 डिपोज़ हैं जो बन चुके हैं। एक एक इंडस्ट्री भी अगर अपने ज़िम्मे एक प्लांट लगाती है, इसी तरह थर्मल पावर ने जैसे अपने 4 गेट्स पे 4 प्लांट लगाए हुए हैं, तो पार्को को तो फिर अपने चारों तरफ कम से कम 8 प्लांट लगा देने चाहिए लोगों को सर्विसेज देने के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। 4 चीज़ों पे हम हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, उसके बाद सैनिटेशन, उसके बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ये 3 चीज़ें जब तक कॉम्बिनेशन में नहीं होंगी उस वक्त तक हमें किसी एक मेजर को लेकर हमें बेनिफिट नहीं होगा। जी तो नाज़रीन, हमने डॉक्टर साहिद साहब के साथ सारा गुफ्तगू की पानी के हवाले से, पानी आलूदा कैसे होता है, पानी को आलूगी से बचाने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और जो पानी के हवाले से बीमारियां होती हैं उनके बारे में जाना, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है ये भी जाना। और साथ साथ डॉक्टर साहब को हमने दावत दी और उन्होंने कबूल की कि वो हमारे साथ वर्कशॉप करेंगे अवेयरनेस के हवाले से भी। तो नाज़रीन, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। कमेंट में अगर आपको डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं हेल्थ के हवाले से, अब हमें बताइएगा, हम डॉक्टर साहब से कंसर्न करके आपको उसका भी जवाब देंगे, और वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर साहब के साथ हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। कोई भी मेजर हेल्थ इशू आएगा तो उसके बारे में हम अवेयरनेस लेते रहेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल होगा। अपने और ख़ाहिशात की इजाज़त दीजिए।